जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO बनाया गया है? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? सबीह खान बने हैं। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये भारतीय मूल के हैं और इनका जो जन्म हुआ है यह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है 1966 में। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और दुनिया की बड़ी कंपनी में ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। बात हुई है यहाँ पर एप्पल कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। तो इन सभी ने मिलकर के इस कंपनी की स्थापना की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है और यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया की कुछ प्रमुख टेक कंपनियों के CEO डिस्कस करते हैं, जैसे गूगल या अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, एप्पल के टिम कुक और मेटा यानी फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न के एंडी जैसी, यूट्यूब के नील मोहन, एडोब के शांतनु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा, इन्फोसिस के सलिल पारेख और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, टेस्ला के एलन मस्क और ओपन AI के सैम आल्टमैन और विप्रो के जो CEO हैं वो हैं थियरी डेलापोर्ट। तो ये कुछ प्रमुख टेक कंपनियां हैं और उनके CEO हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है, यानी मोस्ट वैल्यूएबल IPL फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो वो बनी है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो RCB टीम की जो ब्रांड वैल्यू है ये बढ़कर के $269 मिलियन के आसपास हो गई है, यानी लगभग 2304 करोड़ के आसपास इसकी ब्रांड वैल्यू है। फिर दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस जिसकी ब्रांड वैल्यू है $242 मिलियन की। फिर तीसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK, इसकी ब्रांड वैल्यू है $235 मिलियन की। इसके अलावा चौथे नंबर पर है दोस्तों KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर जिसकी ब्रांड वैल्यू है $227 मिलियन की। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है IPL की, तो IPL 2025 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो IPL 2025 की जो विजेता टीम थी वो कौन थी? RCB। पहली बार RCB ने IPL का खिताब जीता है। और उप विजेता टीम कौन रही है? पंजाब किंग्स। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? कृणाल पांड्या जो कि RCB के थे। ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को जिन्होंने 759 रन बनाए थे इस पूरी प्रतियोगिता में। पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को जिन्होंने 25 विकेट लिए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और इमर्जिंग प्लेयर बने हैं साई सुदर्शन। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, IPL की बात करें तो IPL की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2008 में और वर्तमान में IPL का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है? टाटा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने PM मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो दोस्तों ब्राज़ील देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और ये हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये उसी समय की तस्वीर है जब उन्हें ये सम्मान दिया गया था। तो कौन सा सम्मान मिला है उन्हें ब्राज़ील की तरफ से? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यानी 26 देश अब तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। यहाँ पर बात हुई है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें जितने भी देश हैं उनमें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील। ब्रासिलिया यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा और यहाँ की जो भाषा है वो है पुर्तगाली। ब्राज़ीलियाई रियाल यहाँ की करेंसी है। अमेज़न नदी और अमेज़न वर्षा वन यहीं पर पाए जाते हैं। दोस्तों 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये किस देश में हुआ है? ये ब्राज़ील देश में हुआ है। तो ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पर
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी को हाल ही में मिले सम्मान डिस्कस करते हैं। तो 2025 में जो अभी मिले हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उन्हें अभी हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने दिया है। और बारबाडोस ने ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर दिया है मॉरिशस ने। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मकारी ओस थर्ड दिया गया है साइप्रस के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया गया है अभी घाना की सरकार के द्वारा। तो ये 2025 में उन्हें सम्मान दिए गए हैं, इनको नोट कर लें। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में मलेरिया की दवा बनाई गई है जिसका इस्तेमाल नवजात शिशुओं के लिए भी किया जाएगा। यानी कि जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही जन्म लिया होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी मलेरिया की दवा बनाई गई है स्विट्जरलैंड में। इस दवा का नाम क्या है? क्वारटेम बेबी। कुछ देशों में इसे रिया मैट बेबी नाम से भी जाना जाता है। इस दवा को किसने बनाया है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस। तो उसने इस दवा को बनाया है। तो इसका उपयोग 4.5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात और छोटे बच्चों के लिए किया जाएगा। और ये दवा कहाँ पर पहुँचाई जाएगी हाल फिलहाल में? तो ये बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा, इन सभी देशों में ये दवा पहुंचाई जाएगी क्योंकि मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने, जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। तो उन्होंने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है RTS-AS01, जिसे मॉस्क्यूरिक्स भी बोला जाता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट करें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। और इस बार इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। और ये किसके सहयोग से आयोजित किया गया है? तो फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया था। आपको पता ही है कि शिवराज सिंह चौहान जी कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? मक्का उत्पादन को 2047 तक 2 गुना करना। यानी कि अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है मक्के का वो 4.23 करोड़ टन हो रहा है। इसको 2047 तक 8.6 करोड़ टन करना है। तो ये लक्ष्य बताया गया है इस सम्मेलन में। मक्का से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिया मेज इसको कहा जाता है। मक्का की जो उत्पत्ति है यानी कि मक्का की खेती की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? मैक्सिको देश से। भारत में सबसे अधिक मक्का का जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक को भारत का मक्का कटोरा भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका देश में होता है और मक्का उत्पादन में भारत 6वें स्थान पर है। इस बात को भी आप नोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 35% आरक्षण दिया है। तो बिहार सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ये घोषणा की है कि जो बिहार में सरकारी नौकरियां होंगी उसमें राज्य की जो स्थायी निवासी महिलाएं होंगी उन्हें 35% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये आरक्षण सभी राज्यों की महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब केवल जो बिहार की स्थायी निवासी महिलाएं होंगी उन्हें ही ये आरक्षण मिलेगा। और कितने प्रतिशत मिलेगा? 35%। बिहार की बात करें तो बिहार राज्य का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को। पटना इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं। विधान परिषद की
75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है बिहार के बारे में, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। तो बुल्गारिया देश जो है वो 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने जा रहा है। तो अभी बुल्गारिया देश की जो करेंसी है वो है लेव, लेकिन 2026 से बुल्गारिया की जो नई करेंसी होगी वो होगी यूरो। ठीक है, तो यूरो जोन की अगर हम बात करें तो यह एक आर्थिक और मौद्रिक क्षेत्र है जिसमें यूरोपीय यूनियन के देश शामिल हैं। उन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। देखिए, यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जिसे यूरोपीय यूनियन बोला जाता है। तो इन देशों ने एक और ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सभी देशों की करेंसी एक जैसी हो जाए, जिससे व्यापार वगैरह करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो भी देश यूरो करेंसी को अपना लेते हैं वो यूरो जोन में शामिल हो जाते हैं। तो अब बुल्गारिया 2026 से यूरो जोन में शामिल होने जा रहा है। यूरो जोन की जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी और क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां सदस्य बना था। ठीक है, 21वां बनने जा रहा है बुल्गारिया। दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया और ये यूरोप महाद्वीप में है, इस बात को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति हैं रोमेन रादेव और करेंसी की बात करें तो वर्तमान में इसकी जो करेंसी है वो है लेव और यूरोपीय यूनियन में इसने सदस्यता ली थी 2007 में। 2004 में ये नाटो का मेंबर बना था। इसकी जो सीमा है वो रोमानिया, सर्बिया, उत्तर मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की से लगती है। यहाँ पर आप बुल्गारिया का मैप देख पा रहे हैं और इसकी सीमा ब्लैक सी से भी लगती है, यानी काला सागर से भी। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम था वत्सला वो पन्ना टाइगर रिजर्व में थी, लेकिन अब उसका निधन हो गया है। तो 100 वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस टाइगर रिजर्व में थी इसको जरूर आपको याद रखना है, पन्ना टाइगर रिजर्व में। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इस हथनी का जन्म 1920 के दशक में केरल के नीलाम्बूर में हुआ था। सर्कस में थी ये हथनी, तो सर्कस से इसको बचाया गया था, फिर बाद में इसको मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में रखा गया था। दोस्तों, हाथियों से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत में जो हाथी प्रोजेक्ट है या एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था? 1992 में। देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो यह पन्ना और छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल हुआ था और इस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2011 में। और पन्ना टाइगर रिजर्व से एक महत्वपूर्ण नदी गुजरती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे कैन नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब और टेक शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेरठ में अभी हाल ही में यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब और टेक शोकेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने। इसमें सहयोग किसने किया है? आईआईटी रोपड़ ने। और ये जो संस्थान स्थापित किया गया इसका उद्देश्य क्या है? किसानों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और अकादमिक संस्थानों को जोड़कर स्थायी और स्मार्ट कृषि समाधान विकसित करना। बात हुई है यहाँ पर यूपी की, तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी गई है। कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बफर से सफर योजना शुरू की गई है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है।
भारत का छठवां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप नोट कर लें और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 3 साल की। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 600। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। जेनिफर गॉर्लिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम। दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान। UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हरियाणा। शाकंभरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टेज 2025 प्रतियोगिता को किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? VS रवि ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख जलप्रपात डिस्कस करेंगे, जैसे एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ऊंचाई है इसकी 979 मीटर की। और ओसोमाइट कैलिफोर्निया में है, इसकी ऊंचाई है 739 मीटर की। तुगेला है साउथ अफ्रीका में, 614 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कुक बेनन वेनेजुएला में है, 610 मीटर ऊंचाई है। सूथरलैंड न्यूजीलैंड में है, ऊंचाई है 580 मीटर की। रिब्बॉन है कैलिफोर्निया में, जो अमेरिका में है, यानी 491 मीटर इसकी ऊंचाई है। ग्रेट कामारना गुआना में है, ऊंचाई है इसकी 488 मीटर की। डेला है कनाडा में, 440 मीटर ऊंचाई है। गवार्नी है फ्रांस में, 422 मीटर इसकी ऊंचाई। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन के अनुसार नेपच्यून सबसे दूरी पर स्थित है और सबसे पास कौन है? बुध है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।